नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल बी का चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 3 करेंगे और इसमें हम सप्लाई के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। डिमांड पूरा निपट गया है, सप्लाई पर डिस्कशन है आज हमारा। हम जानेंगे कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, कौन कौन से फोर्स हैं सप्लाई कर्व के पीछे बिहाइंड, और सप्लाई कर्व शिफ्ट क्यों होता है। ये सारी बातें हमें यहाँ पर करनी है। ओके, जितना लगभग डिमांड में पढ़ा था उतना ही लगभग सप्लाई में भी पढ़ना है। यहाँ थोड़ा कम है सप्लाई शेड्यूल। जैसे डिमांड शेड्यूल होता है फ्रेंड्स, वैसे ही सप्लाई शेड्यूल होता है। सप्लाई शेड्यूल फॉर कमोडिटी shows the relationship between its market price and the amount quantity of commodity that producer are willing to produce and sell, other things being constant। तो मतलब सप्लाई शेड्यूल क्या करता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। किसी कमोडिटी का मार्केट प्राइस क्या है और कितनी क्वांटिटी जो है प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए और बेचने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे डिमांड शेड्यूल में भी प्राइस और क्वांटिटी की ही बात होती है। डिमांड शेड्यूल भी प्राइस और क्वांटिटी की बात करता है और सप्लाई शेड्यूल भी प्राइस और क्वांटिटी की ही बात करता है। तो डिफरेंस क्या है, देखो अगर हम बात करें डिमांड शेड्यूल की तो प्राइस ही रहता है। डिमांड कितनी, मतलब बाई कितना करना चाहता है, कस्टमर कितना बाई करना चाहता है, वो डिमांड शेड्यूल में बात करते हैं। और सप्लाई शेड्यूल में अगर हम बात करें तो कितना सेल करना चाहता है। सप्लाई शेड्यूल में प्राइस और क्वांटिटी है, लेकिन क्वांटिटी किस चीज की, कितना हम बेचना चाहते हैं, कितना हम बेचना चाहते हैं वो सप्लाई का पार्ट है, कितना कस्टमर खरीदना चाहता है वो डिमांड शेड्यूल का पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोनों में ही प्राइस और क्वांटिटी में ही रिलेशनशिप बताई जाती है, चाहे डिमांड शेड्यूल हो चाहे सप्लाई शेड्यूल हो। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी किस चीज की, डिमांड में क्वांटिटी कितना खरीदना है, कितनी डिमांड है, और सप्लाई कितना बेचना है, कितनी सप्लाई करनी है, बस यही डिफरेंस होता है। ओके, अदर थिंग्स कांस्टेंट मानी जाती हैं, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी की बात करेंगे, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो कांस्टेंट में क्या क्या रहता है, अदर थिंग्स दैट आर हेल्ड कांस्टेंट इंक्लूड इनपुट प्राइस क्या रहने वाला है, टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, रिलेटेड गुड्स का प्राइस क्या है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट मानी जाती है कि गवर्नमेंट ने वही पॉलिसी लगा रखी है, सेम टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। इनपुट प्राइस यानी किसी चीज को बनाने में जितना पैसा लग रहा है वो सारी चीजें एज इट इज हैं, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तब हम सप्लाई शेड्यूल को डिफाइन कर पाते हैं, क्योंकि अदर थिंग्स कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर अदर थिंग कांस्टेंट नहीं रहेगी तब क्या होगा, तो सर वो सप्लाई, आपका जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा, जैसा हमने डिमांड कर्व में देखा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल द सप्लाई ऑफ टोमेटोज टेल अस द क्वांटिटी ऑफ टोमेटोज दैट बी विल सोल्ड एट ईच टोमेटो प्राइस। तो उदाहरण के लिए टोमेटो, सप्लाई ऑफ टोमेटो हमें क्या बताता है कि कितने टोमेटो जो है बेचे जाएंगे। जैसे मान लो 100 रुपीज़ केजी के हिसाब से कितने टोमेटो बेचे जाएंगे, 120 रुपये पर केजी के हिसाब से कितने टोमेटो बेचे जाएंगे, 150 रुपये पर केजी के हिसाब से कितने टोमेटो बेचे जाएंगे। यही हमें सप्लाई शेड्यूल या सप्लाई कर्व बताता है। ओके, सप्लाई शेड्यूल का एक एग्जांपल देखते हैं। टेबल नंबर 2 देखिए, हमें बताता है। टेबल नंबर 2 shows a hypothetical supply schedule for apples and plot the data from the table in the form of supply curve। तो प्लॉट बाद में करेंगे, पहले सप्लाई शेड्यूल देखते हैं। तो यहाँ देखिए सप्लाई शेड्यूल फॉर एप्पल, एप्पल के लिए हमारा सप्लाई शेड्यूल क्या है। देखिए 100 रुपीज़ जब जो है प्राइस है तो प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करने के लिए तैयार है, 0 मिलियन बॉक्सेस। अगर 200 रुपये प्राइस है एप्पल का पर पेटी, पर बॉक्स, तो 7 मिलियन जो है बॉक्सेस सप्लाई हो रहे हैं। 300 होता है तो 12 मिलियन, 500 रुपीज़ होता है तो 18 मिलियन बॉक्सेस सप्लाई करने की बात की जाती है। अब ये बात बड़ी ही, मतलब बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही होगी क्या, कि जैसे जैसे दाम बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, वैसे वैसे ही जो है मतलब सप्लाई बढ़ती जाती है। देखिए ऐसा क्यों है, कम प्राइस है तो कम सेब क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, यही हमें यहाँ पर समझना है। रीजन है कि देखो अगर 100 रुपए में एक पेटी अगर सेब जा रहा है, एक बॉक्स सेब का जा रहा है, तो कस्टमर को कुछ मतलब जो प्रोड्यूसर है जिसने अपने सेब के बाग लगा रखे हैं उसको कुछ बच नहीं रहा है। तो जब उसको बचेगा नहीं तो वो फिर सेब नहीं उगाएगा बल्कि कुछ और उगाना शुरू कर देता है जहां से उसको प्रॉफिट हो सके, इसीलिए उसको सप्लाई कम मिलती है।
अगर दाम ज़्यादा है 500 रुपये, तो उसको जो है किसान को ज़्यादा बच रहा है, ज़्यादा बचेगा तो वो ज़्यादा एप्पल प्रोड्यूस करना चाहता है कि हाँ सेब के काम में लगो, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। इसीलिए जैसे जैसे दाम बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है, ठीक है। देखिए यही लिखा, डाटा शोज दैट एट द एप्पल्स प्राइस ऑफ ₹100 पर बॉक्स नो एप्पल विल बी प्रोड्यूस्ड एट ऑल। मतलब अगर 100 रुपए का प्राइस है पर बॉक्स, तो एक भी एप्पल का मतलब बॉक्स प्रोड्यूस ही नहीं करेगा किसान, कोई प्रोडक्शन करेगा ही नहीं, हमको नुकसान हो रहा है, हम क्यों करेंगे, ठीक है। सच एट सच अ लो प्राइस, इतने कम दाम में एप्पल कल्टीवेटर माइट वांट टू डिवोट देयर रिसोर्सेज टू प्रोडक्शन ऑफ। तो ऐसे में क्या होगा कि एप्पल का जो प्रोड्यूसर है वो बोलेगा भाई हम जो है क्या करेंगे, अदर चीजें, अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ना कि जो है हम एप्पल प्रोड्यूस करेंगे। जैसे सीरियल यानी मोटा अनाज, पल्सेस यानी दालें, दैट अर्न मोर प्रॉफिट देन एप्पल। एप्पल से ज्यादा जो प्रॉफिट कमाते हैं हम उनको प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे तो बेहतर रहेगा। एज द प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीजेज मोर एप्पल विल बी प्रोड्यूस। जैसे जैसे एप्पल का प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे ज्यादा एप्पल प्रोड्यूस किए जाते हैं, वैसे वैसे उसकी सप्लाई बढ़ा दी जाती है, क्योंकि अब ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। इसीलिए सप्लाई कर्व की अगर बात करें तो भाई देखो, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल कर्व। चाहे सप्लाई कह लीजिए चाहे सप्लाई शेड्यूल कह लीजिए, उसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे ही सप्लाई कर्व कह देते हैं। सप्लाई कर्व जो होता है सर वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। सप्लाई कर्व shows the typical case of an upward sloping for an individual commodity. डिमांड कर्व शो करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ध्यान रखेंगे, डिमांड कर्व क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग की बात करता है, लेकिन सप्लाई कर्व सर आपका जो होता है वो आपका बात करता है अपवर्ड स्लोपिंग की। अगर आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, यहां मैं ले लेता हूं इसको, सप्लाई कर्व को थोड़ा सा समझते हैं। सेम वैसे ही है, अगर आप ध्यान दें, पहले का याद हो तो यहां पर डिमांड कर्व में भी यहां पर क्वांटिटी थी और यहां पर प्राइस था। हियर इज द प्राइस, हियर इज द क्वांटिटी, दोनों यहीं पर ही थे, ठीक है। तो 5 मिलियन बॉक्सेस, 10 मिलियन बॉक्सेस, 15 मिलियन बॉक्सेस, 20 मिलियन बॉक्सेस था। यहां पर जो है 100 रुपीज प्राइस है, 200 प्राइस है, 300, 400, 500 प्राइसेस हैं। तो अगर देखिए 100 जब 100 रुपीज प्राइस था तो जीरो जो है प्रोडक्शन हो रहा था, तो कर्व यहीं पर है, जीरो प्रोडक्शन हो रहा है। जब 200 रुपए प्राइस हुआ पर पेटी का तो हमारा जाकर के 7 मिलियन वगैरह हुआ। जब 300 रुपीज प्राइस हुआ तो हमारा जाकर के 10 वगैरह के आसपास है। जब 400 प्राइसेस हुआ तो हमारा ये 14 के आसपास है। 500 हमारा प्राइसेस हुआ तो लगभग जो है, एक लगभग मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है सर, वैसे वैसे आप देखेंगे कि सप्लाई बढ़ती जा रही है। प्राइस बढ़ने के साथ 100 रुपए में कोई सप्लाई नहीं है, 500 रुपए में और सप्लाई है। अगर 1000 रुपए प्राइस होगा तो ऑब्वियसली हम और आगे भागेंगे और ज्यादा सप्लाई करेंगे। तो अगर हम देखें तो सप्लाई कर्व हमारा क्या कर रहा है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है, प्राइस के साथ में ऊपर की तरफ भाग रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती जा रही है। और उसका क्या था, डिमांड वाले का डाउनवर्ड स्लोपिंग था। डिमांड में क्या था, अगर प्राइस बढ़ता था, प्राइस बढ़ा, चीज महंगी हुई, डिमांड घट जाती थी, डिमांड घटने लगती थी। इसलिए उसका ग्राफ ऐसा था। अगर आपको याद हो उसका ग्राफ कहीं ऐसा था, है ना। जैसे 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 प्राइस बढ़ता था वैसे वैसे डिमांड घटती। अगर 400 रुपए की प्राइस है तो डिमांड कम थी, अगर 100 रुपए में होता तो और ज्यादा खरीदा जाता, ठीक है। तो डिमांड प्राइस, डिमांड शेड्यूल और सप्लाई शेड्यूल दोनों हमने एक साथ ही यहां पर डिस्कस कर लिया है दोबारा से, ठीक है। तो सप्लाई कर्व हमें क्या दिखाता है, यहां पर कौन सा लॉ है, अपवर्ड स्लोपिंग दिखाता है। ध्यान रखेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड में डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखिए, डिमांड कर्व है डी फॉर डिमांड, डी फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग, डी फॉर डिमांड, डी फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग। और जो है आपका अपवर्ड स्लोपिंग होती है किसमें, सप्लाई कर्व में होती है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। फिर आता है फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो ठीक है। अब यहां पर हमने बात कर ली किसकी, हमने बात करी सप्लाई शेड्यूल की। तो सप्लाई शेड्यूल हमें क्या बताता है, कितनी क्वांटिटी है और क्या प्राइस है, उनके बीच में रिलेशनशिप। क्वांटिटी किस बात की, खरीदने की, बेचने की। तो सप्लाई की बात हो रही तो बेचने की बात हो रही, हम कितना सप्लाई करते हैं, मैं कितना आपको कोर्स बेचूंगा, दैट इज सप्लाई। तो मैं जितने ज्यादा कोर्सेस आपको बेचना चाहूंगा उतनी ही ज्यादा सप्लाई अवेलेबल रहेगी, ठीक है। अदर थिंग्स कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो अदर थिंग क्या क्या कांस्टेंट रहनी चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी सेम रहनी चाहिए, रिलेटेड गुड्स का प्राइस सेम रहना चाहिए,
इनपुट प्राइस, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें सेम रहनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हमें बताया कि अगर हम बोलेंगे टमाटो की हम सप्लाई करना चाहते हैं तो इसका मतलब हम कितनी, मान लो हम 500 किलो टमाटो सप्लाई करना चाहते हैं 200 रुपये किलो के हिसाब से या 40 रुपये किलो के हिसाब से, तो जो 500 किलो हम टमाटो सप्लाई करना चाहते हैं वही जो है हमारा क्या है, टमाटो की सप्लाई है। ओके, सप्लाई शेड्यूल की बात की तो एक एग्जांपल हमने देखा। एग्जांपल में हमने ये बुक में यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप बुक में देखेंगे मैकमिलन तो यहाँ 8 लिखा हुआ है, 100 रुपीज़ में 8 बॉक्सेस लिखा, लेकिन वो गलत है। ठीक है, बुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 8 है, वो गलत है। यहाँ पर हमने देखा कि अगर जो है प्राइसेस कम है तो सप्लाई कम होती है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है। 500 रुपये का प्राइस है तो 18 मिलियन बॉक्सेस सप्लाई होते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 100 रुपये में जो है बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती है किसान को, इसलिए वो जो है एप्पल प्रोडक्शन करना बंद कर देता है। उसकी जगह पर वो अदर प्रोडक्ट को मतलब डेवलप करने लगता है। वो बोलता है कि भाई हम जो है दाल, अनाज वगैरह, गेहूं, चावल, धान ये सब उगाएंगे और हम एप्पल नहीं उगाएंगे क्योंकि हमको उसमें कोई फायदा नहीं है। जैसे जैसे दाम बढ़ता है जो है एप्पल का, वैसे वैसे ही, सॉरी फ्रेंड्स फॉर द डिस्टर्बेंस, तो हमने देखा कि मतलब जो है अगर प्राइस बहुत लो रहता है तो वो जो है एप्पल उगाना नहीं चाहता है, उसको जो है लगता है कि हमको नुकसान होगा, तो वो बेहतर है कि दूसरे चीज़ें उगाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे दाम बढ़ता है वैसे वैसे वो जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करता है। सप्लाई कर्व की बात करें तो सप्लाई शेड्यूल को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसे ही सप्लाई कर्व कह दिया जाता है। ये आपके सामने सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व में अगर इसका स्लोप देखेंगे तो ये जो है अपवर्ड स्लोपिंग है, प्राइस बढ़ने के साथ में ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर देखा जाए तो भाई नीचे भी आ रहा है एक तरीके से, इसलिए बता रहा हूं कि क्यों हम इसे अपवर्ड स्लोपिंग क्यों कहें, क्योंकि प्राइस बढ़ने के साथ में ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपर साइड में जा रहा है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग कहेंगे। डिमांड कर्व प्राइस बढ़ने के साथ नीचे की तरफ आ रहा था, प्राइस बढ़ने के साथ नीचे की तरफ आ रहा था डिमांड कर्व, इसलिए उसे डाउनवर्ड स्लोपिंग कहा गया है। प्राइस बढ़ने के साथ में क्या हो रहा है उसी से दिशा डिसाइड होती है। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने बात करनी है कि भाई कौन कौन से फोर्सेस हैं सप्लाई, मार्केट सप्लाई में क्या क्या चीज़ें हैं, सप्लाई कर्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे डिमांड में हमने देखा था कि मार्केट का साइज क्या है, इनकम क्या है लोगों की, ये सारे फैक्टर होते हैं। उसी तरीके से कौन कौन से फोर्सेस हैं मार्केट सप्लाई के पीछे। Here the fundamental point to grasp is that producers supply commodities for profit and not for fun or charity। पहली बात ये समझ लीजिए कि जो प्रोड्यूसर होता है, जिसने भी खेती किसानी करी है, कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो वो आदमी पैसे कमाना चाहता है, उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, ना कि किसी तरीके का फन करना या चैरिटी करना, किसी तरीके का दान धर्म करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। ये बात आप समझ लीजिए। तो अगर दान धर्म के लिए करता तो बात अलग थी, लेकिन ऐसे अगर वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है तो वो फायदा कमाना ही चाहेगा। वन मेजर एलिमेंट अंडरलाइंग द सप्लाई इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा जरूरी जो फैक्टर है, वैसे बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन कितना दाम लग रहा है प्रोडक्शन करने में, किसी चीज़ को बनाने में कितना पैसा लग रहा है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। क्यों? अगर मानो कि मतलब कोई चीज़ 100 रुपए की बन रही है और अगर वो 102 रुपए की बिक रही है तो फिर हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ 100 रुपए की बन रही है और वो 120 रुपए की अगर बिक रही है तो यस वी आर इंटरेस्टेड इन दैट, तो हमारा इंटरेस्ट उसमें रहता है। ठीक है, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ गुड्स आर लो रिलेटिव टू द मार्केट प्राइस, यानी कि जब कॉस्ट कम लग रही है और मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो ये प्रॉफिटेबल होता है प्रोड्यूसर के लिए उस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा करना, है ना, उस चीज़ की सप्लाई वो ज़्यादा करना चाहता है। व्हेन प्रोडक्शन कास्ट आर हाई, लेकिन अगर प्रोडक्शन कास्ट ज़्यादा हो जाती है रिलेटिव टू द प्राइस, प्राइस के मुकाबले, तो फर्म जो है प्रोड्यूस या तो कम करती है या दूसरी चीज प्रोड्यूस करना शुरू करती है, दूसरे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती है, या फिर वो आउट ऑफ बिजनेस चली जाती है, दिवालिया हो जाती है। तो अगर प्राइस कम है तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। मतलब प्राइस कम किससे कम है? अगर हमारे प्रोडक्शन में कम लग रहा है और बेचने में ज़्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है तो हम बेचेंगे। अगर प्रॉफिट नॉमिनल है तो हम नहीं बेचेंगे। कोई चीज़ 100 रुपीज़ की बन रही है और 100 रुपीज़ की ही बेचना पड़ रहा है तो हमारे लिए कोई फायदे का सौदा नहीं। हम ये काम करेंगे क्यों? बैठे रहिए चुपचाप, ना करिए कुछ, कम से कम इतना मेहनत की 100 रुपये का बनाया और 100 ही का बेच दिया तो क्या फायदा है। ओके, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर हम बात करेंगे फोर्सेस की, तो प्राइस ऑफ इनपुट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्राइस ऑफ इनपुट, इनपुट का प्राइस क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, स्पेशल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फोर्सेस हैं जो सप्लाई कर्व को प्रभावित करते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पर हमें चर्चा करनी है। प्राइस ऑफ इनपुट की अगर हम बात करें तो ये है प्राइसेस ऑफ इनपुट सच एज लेबर, एनर्जी और मशीनरी
ऑब्वियसली हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हिच आल्सो अफेक्ट द सप्लाई। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो भी हमारे इनपुट लगते हैं, जैसे मजदूर लेबर लगेंगे, एनर्जी यानी डीजल पेट्रोल बिजली लगेगी, मशीनें लगेंगी, रेंट लगेगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं उस प्रोडक्ट के फाइनल प्राइस को, ठीक है। और फाइनल प्राइस को प्रभावित करती है, साथ साथ ये सप्लाई को भी प्रभावित करती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, बदले में सारी चीज़ों के दाम महंगे हो जाएंगे, सभी चीज़ें महंगी होंगी तो उनकी सप्लाई घट जाएगी, सभी चीज़ें, ठीक है। और कंप्यूटर के प्राइसेस फॉल, कंप्यूटर के प्राइस गिर गए, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ी, धीरे धीरे जो है कंप्यूटर के प्राइसेस गिरने, कम होने शुरू हो गए। पहले लैपटॉप बहुत महंगा था, है ना, अभी देखो 32 GB की हार्ड डिस्क आपको हार्डली कितने की मिल जाती है, पहले कितने की मिलती थी, डिफरेंस आ चुका है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी प्रभावित करता है। एन इक्वली इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस व्हिच कंसिस्ट ऑफ चेंजेस दैट लोअर द क्वांटिटी ऑफ इनपुट नीडेड टू प्रोड्यूस द सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो ये बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी अगर एडवांस करती है तो वो भी जो है सप्लाई को प्रभावित करती है। सप्लाई को कैसे प्रभावित करेगी, जैसे हमें सेम आउटपुट के लिए, पहले अगर मान लीजिए कार बनाने के लिए हमको जो है जितना घंटा लगता था, अब उतना घंटा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। जैसे एग्जांपल के लिए, इट टेक्स फार फ्यूअर आवर्स फॉर लेबर टू प्रोड्यूस ऑटोमोबाइल्स टुडे देन व्हाट इट डिड इन 10 ईयर्स अगो। 10 साल पहले जो है जितना समय लगता था लेबर को, उतना समय अब आज नहीं लगता है। तो अगर उतना समय नहीं लगेगा तो हमारी लेबर कास्ट बच गई, हमारा प्रोडक्शन कास्ट बच गई, चीज़ें हमारे लिए सस्ती पड़ी, हम मार्केट में उसको प्रॉफिट पर बेच सकेंगे। अगर प्रॉफिट पर बेच ज़्यादा प्रॉफिट पाएंगे तो हम ज़्यादा सप्लाई यहाँ पर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। रिलेटेड गुड्स के प्राइस भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। सप्लाई इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वही सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, चिकन और मटन वाला, दाल और सब्जी वाला एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटो कंपनीज टिपिकली मेक सेवरल डिफरेंट कार मॉडल्स इन द सेम फैक्ट्री। कंपनियां क्या करती हैं, बहुत सारे कार के मॉडल बनाती हैं एक ही फैक्ट्री में, ठीक है। जैसे हुंडई में ले लेते हैं अगर, तो हुंडई देखो उसी में ही क्रेटा बनाएगी, उसी में ही जो है हुंडई वेरना भी बनाती है, उसी में ही आपकी हुंडई जो है i20 वगैरह बनाती है, बहुत सारे मॉडल वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इफ देयर इज मोर डिमांड फॉर वन मॉडल, अब एक मॉडल के लिए ज़्यादा डिमांड अगर आती है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, वो महंगी हो जाएगी। मान लीजिए क्रेटा का डिमांड ज़्यादा है, इसकी वजह से उसके प्राइस बढ़ गए। दे विल स्विच इवन मोर टू ऑफ देयर असेंबली लाइन टू मेकिंग दैट मॉडल, ठीक है। तो क्या होगा, अगर क्रेटा की डिमांड ज़्यादा है, उसका प्राइस ज़्यादा है, तो प्रॉफिट भी यहाँ पर ज़्यादा है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो क्या होगा कि ये बोलेंगे i20 कम प्रोड्यूस करो और i20 वाली इस असेंबली लाइन में क्रेटा बनाना शुरू करो, ताकि हम ज़्यादा प्रॉफिट पा सकें। इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई ऑफ द अदर मॉडल विल फॉल, इसकी वजह से i20 का सप्लाई गिर जाएगा और आपका क्रेटा का सप्लाई बढ़ जाएगा। तो रिलेटेड गुड्स कितने अवेलेबल हैं, उनका प्राइस क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ओके। फिर आता है गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी आल्सो हैज एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन टोटल सप्लाई। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी टोटल सप्लाई पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अगर इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ कंसिडरेशन डिटरमाइन व्हाट टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज्ड, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए इन्वायरमेंटल और हेल्थ के गाइडलाइन जो सरकार की होती है वो इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। अगर सरकार बोलती है कि जैसे आपको कोई केमिकल की फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, तो केमिकल की फैक्ट्री लगानी है भाई, तो उसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा। आप उसके कचरे को जो है नदियों में नहीं फेंक सकते, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स जो है कुल मिलाकर के सप्लाई को प्रभावित करेंगे। व्हाइल टैक्सेस एंड मिनिमम वेजेज लॉ आर सिग्निफिकेंटली रेज इनपुट प्राइसेस। मिनिमम वेजेज कितना होना चाहिए, कम से कम इतना आपको मजदूरी देनी पड़ेगी, इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सारे फैक्टर क्या डिसाइड करते हैं कि इनपुट प्राइस जो है बढ़ जाएगा आपका। अगर आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा तो भाई आपको प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा पैसा लगा, है ना। बेसिस लॉ कहते हैं कि कम से कम एक दिन में 2000 रुपये आपको, मिनिमम 2000 रुपये पर डे का पेमेंट करना है। अगर ऐसी गाइडलाइन आ जाए तो इसका मतलब मिनिमम सैलरी 60,000 रुपये हो जाएगी। अगर 60,000 रुपये सैलरी हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो काम आप 500 में करवा रहे थे वो 2000 में करवाना पड़ेगा, तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। प्रोडक्ट अगर महंगा हो जाएगा मतलब हमारी बनाने की कॉस्ट महंगी हो जाएगी, प्रोडक्ट नहीं, हमारा बनाने की कॉस्ट महंगी हो जाएगी। तो ऐसे में अगर हम बेचेंगे तो हम उतना प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे जितना हम पहले कमाते थे, तो ऑब्वियसली हम इसकी सप्लाई घटा देंगे। बस इसी बात से ध्यान रखिएगा कि मतलब सप्लाई घटेगी बढ़ेगी, वो इस बात से ध्यान रखिएगा मतलब जो है हमारा इनपुट कॉस्ट पर क्या प्रभाव आ रहा है। स्पेशल फैक्टर्स में फाइनली स्पेशल फैक्टर्स अफेक्ट टोटल सप्लाई। स्पेशल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे वेदर एक्सर्ट्स एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन फार्मिंग एंड एग्रो इंडस्ट्री। मौसम बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है कि कितना एग्रीकल्चर से कितना मतलब कितना फल हम
बेचेंगे, कितना सब्जियां हम बेचेंगे, कितना धान होगा, कितना गेहूं होगा, ये सारी चीज़ें जो है किससे प्रभावित होती हैं? मौसम कैसा है, बारिश कैसी हुई, मानसून कैसा है, इन सब चीज़ों से प्रभावित होती हैं। अब अगर धान हो ही नहीं रहा है, गेहूं हो ही नहीं रहा है, तो सप्लाई कहाँ से कर दी जाएगी? ओके। कंप्यूटर इंडस्ट्री हैज़ बीन मार्क्ड बाई अ कीन स्पिरिट ऑफ इनोवेशन। कंप्यूटर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया किसने? इनोवेशन ने प्रभावित किया है। व्हिच हैज लेड फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ न्यूअर प्रोडक्ट, जिसकी वजह से नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आते रहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर पहले के समय में एक कंप्यूटर खरीदने के लिए 2 लाख रुपए लगते थे। आज के समय में आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदना है 50,000, 40,000, 60,000 में आपको मिल जा रहा है। ठीक है। तो क्या हुआ? टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट हमें दी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनाने में सस्ता हुआ, बेचने में भी सस्ते पर बेचा जा रहा है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस ऑफन हैव एन इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट अपॉन सप्लाई डिसीजंस। तो फ्यूचर प्राइस क्या रहने वाला है उसके बारे में एक्सपेक्टेशन भी सप्लाई डिसीजन पर प्रभाव डालता है। अगर किसी को लगता है कि नमक का दाम बढ़ने वाला है तो वो फिर उसकी सप्लाई उतनी नहीं करेगा, वो सोचेगा कि दाम बढ़ जाए तो हम सप्लाई करें, काइंड ऑफ दैट। ओके। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए फ्रेंड्स जो कि आपको सप्लाई को प्रभावित करते हैं, सप्लाई कर्व को प्रभावित करते हैं। तो फोर्सेस बिहाइंड मार्केट सप्लाई में क्या क्या चीज़ें हैं? तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि कोई भी बिजनेस किया जाता है तो प्रॉफिट के लिए किया जाता है, चैरिटी और फन के लिए नहीं किया जाता है। तो मेजर एलिमेंट जो है सप्लाई में जो प्रभावित करता है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कितना ज़्यादा पैसा हमारा लग रहा है किसी चीज़ को बनाने में। जब भी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम होगी, किसी चीज़ को बनाने में हम सस्ते में बना पा रहे हैं और महंगे में बेच पा रहे हैं तो हमको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो हम उसकी जो है ज़्यादा मात्रा में हम उसको सप्लाई करते हैं, ग्रेट डील में हम वो सप्लाई करते हैं। लेकिन अगर उसी जगह किसी चीज़ को बनाने में ज़्यादा पैसा लग रहा है और बेच हम उतने महंगे में नहीं पा रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे? या तो हम प्रोडक्शन कम कर देंगे, या तो फिर हम किसी और चीज़ को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, या फिर हम बिजनेसमैन ही नहीं रह जाएंगे, हमारी कंपनी ही खत्म हो जाएगी। फिर हमने बात करी फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस हैं। ये क्वेश्चन यहीं से भी पूछा सकता है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स टू इन्फ्लुएंस द सप्लाई कर्व। तो इन प्राइस ऑफ इनपुट, यहाँ प्राइस ऑफ आउटपुट लिख दे तो ध्यान रखिए प्राइस ऑफ आउटपुट नहीं होता। प्राइस ऑफ इनपुट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिलेटेड गुड्स के प्राइस, गवर्नमेंट की पॉलिसी, स्पेशल फैक्टर्स। ठीक है। ध्यान दीजिएगा वहाँ पे जब अपनी बात हुई थी किसमें? डिमांड शेड्यूल की। डिमांड में जो फोर्सेस होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, डिमांड में गवर्नमेंट पॉलिसी का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सप्लाई में गवर्नमेंट पॉलिसी का प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा याद रखिएगा, इधर उधर बदल करके क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। डिमांड में जो फोर्सेस होते हैं उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है। अगर वहाँ रख दे 3 ऑप्शन, उसके लिए एक ये रख दे तो आप गलत कर बैठेंगे, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। प्राइस ऑफ इनपुट की बात करें, कौन कौन से फोर्सेस हैं जो सप्लाई को प्रभावित करते हैं? तो इनपुट, कितने में कोई चीज़ हमारी बन रही है, कोई चीज़ हमारी कितने में बन पा रही है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेबर, एनर्जी, मशीनरी, अगर इन पर हमें कम खर्चा करना पड़े तो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे। और अगर किसी चीज़ को बनाने में हमारा ज़्यादा पैसा लग रहा है, लेबर, एनर्जी और मशीनरी पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, तो हम उसको कम ही सप्लाई करेंगे। ठीक है। तो डिपेंड करेगा। जैसे पेट्रोल के प्राइस जब बढ़े, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो बदले में हर चीज़ जो है महंगी होती चली गई। मतलब कहने का कि कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे थे, सब्जी लेकर जा रहे थे, तो सब्जी जो है महंगी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई जो है सब्जी को ले जाने में जो हमारा खर्चा लग रहा है अब वो पेट्रोल की वजह से प्रभावित हो गया। ठीक है। प्रभावित हो गया तो अगर हमारी सब्जी 10 रुपए की पैदा हो रही है और उसको हम 50 रुपए की बेच पा रहे हैं तो हम बेचेंगे, लेकिन 10 रुपए की पैदा हो रही, 12 रुपए की अगर हम बेच पा रहे हैं तो हम बेचना बंद कर देंगे, है ना। ये वाली बात हो गई। कंप्यूटर के प्राइसेस भी फॉल हुए, वो भी प्रभावित करेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अगर बात करें तो भाई देखो, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे ही चीज़ें आसान होती है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, पहले आपको मेल लिखनी पड़ती थी, अब ईमेल लिखने की जरूरत नहीं, चैट जीपीटी इज डूइंग फॉर यू, है ना। बस केवल कंटेक्स्ट बता दीजिए और लिख करके आपको दे देता है। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी के प्रभाव आते हैं। पहले हमें बहुत सारा समय लगता था एक कार को बनाने में, आज उतनी ही कार कम समय में बन जा रही हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस है और ये सप्लाई को प्रभावित करेंगी ही करेंगी। भाई हम ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाएंगे कम समय में तो सस्ते में बनेंगे, महंगे में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, तो हम ज़्यादा बनाएंगे। ठीक है। रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है। अगर कोई कंपनी है वो सेवरल मॉडल, एक ही फैक्ट्री में कई कार के मॉडल बनाती है, तो जिस कार के मॉडल की डिमांड ज़्यादा होगी उसका प्राइस मार्केट में बढ़ जाएगा, तो हम वही मॉडल बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा प्राइस नहीं बढ़ेगा, हमारा बनाने का खर्चा उतना ही है, लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा होने का उसका प्राइस बढ़ चुका है। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो हम वही मॉडल ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से जो दूसरा मॉडल हमने बनाना
बंद किया उसकी सप्लाई घट जाएगी, और जिस मॉडल को हमने बनाना शुरू कर दिया उसकी जगह पर उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। फिर आता है सर गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। गवर्नमेंट क्या गाइडलाइन लेकर आती है, गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन लेकर आएगी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव लोगों के डिमांड और मतलब सप्लाई पर पड़ता है। ध्यान दें, गवर्नमेंट बोलती है कि अब हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। अगर आप चाइना से जो है माल लेकर आते तो हम 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। टेस्ला क्यों इंडिया में नहीं आ पाती है, क्योंकि 100% या 150% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। अगर वहाँ से लेकर आएंगे तो 150% टैक्स देना पड़ेगा। तो पॉलिसी की वजह से सप्लाई पर बिल्कुल प्रभाव दिख रहा है। अगर गवर्नमेंट कह दे कि नहीं हम जो है ऐसे ही लेकर के और कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी है, तो कल से टेस्ला हमारे देश में आनी शुरू हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है सप्लाई पर प्रभाव डालती हैं। इन्वायरमेंटल और हेल्थ कंसिडरेशन भी डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है ना। अब अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं BS6 की गाड़ियाँ आएंगी, भारत स्टैंडर्ड 6 की ही पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ आएंगी, तो सभी कंपनियों को उसको ओबे करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही सप्लाई का डिसीजन हो पाएगा भाई कि कितनी महंगी होंगी कितनी सस्ती होंगी, वो डिसीजन हम उसी के आधार पर कर पाएंगे। भारत स्टैंडर्ड 6 की गाड़ियाँ आनी हैं तो बाकी गाड़ियों का प्रचलन बंद होगा और 6 वाली गाड़ियाँ रिलीज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन इशू करी हुई कि इससे ज़्यादा माइक्रोन के पार्टिकल नहीं इशू हो सकते, काइंड ऑफ दैट। ओके, इसी तरीके से टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, मिनिमम वेजेस लॉ क्या है, ये आपके इनपुट प्राइस को बढ़ा देते हैं। अगर इनपुट प्राइस बढ़ जाएगा ज़्यादा टैक्स देने की वजह से, मिनिमम वेजेस बढ़ने की वजह से आपका टैक्स बढ़ जाएगा, ठीक है, तो टैक्स बढ़ जाएगा, आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो आप जो है क्या करेंगे, कम ही प्रोडक्ट की सप्लाई करेंगे। स्पेशल फैक्टर्स में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वेदर जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रभावित करते हैं, कंप्यूटर इंडस्ट्री इनोवेशन से प्रभावित है, फ्यूचर का प्राइस क्या रहने वाला है उसकी एक्सपेक्टेशन से हमारा जो है सप्लाई के डिसीजन प्रभावित होते हैं। शिफ्ट इन सप्लाई, अगर हम सप्लाई कर्व में शिफ्ट की बात करें तो वही जो मैंने आपको डिमांड कर्व में समझाया था, है ना, वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। देखिए सेम वही बात हमारी यहाँ पर लागू होती है, समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या है, प्राइस क्या है, यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड ऑटोमोबाइल्स, कितनी ऑटोमोबाइल हम सप्लाई कर रहे हैं। तो देखो अभी पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि पहले 8 लाख रुपए की कार बिकती थी, ठीक है, कितने की, 8 लाख रुपए की कार बिकती थी, तो क्या हो रहा था, 12 मिलियन जो है कार सप्लाई हो रही थी। अब क्या हुआ, भविष्य में किसी वजह से मतलब चीज़ें हम सस्ते में बना पाए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, हम जो है मतलब 8 लाख की कार और सस्ते में बनाना शुरू कर बैठे, मतलब जो है कि हमें उतना पैसा नहीं खर्चना पड़ रहा है, हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, समय बचा, लेबर कास्ट बची, बहुत सारी चीज़ें बची। तो उसका असर ये हो कि हम जो 8 लाख रुपए की जो कार थी, अभी भी 8 लाख की ही कार वो है, लेकिन अब हम कितनी सप्लाई करना शुरू कर चुके हैं, अब हम 12 कार की जगह पर 16 मिलियन कार सप्लाई करना शुरू कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास में एक मतलब सस्ता पड़ रहा है, या फिर जो है हमारे पास एक्सेस मटेरियल है, एक्सेस कार बन गई हैं, तो हम 16 मिलियन कार हमने सप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो प्राइस नहीं बदला, ध्यान देंगे, प्राइस अभी भी 8 लाख रुपीज भी है, 8 ही लाख रुपए का प्राइस अब भी है, तब भी था, तो प्राइस नहीं बदला। प्राइस के अलावा और किसी फैक्टर की वजह से, अगर हमारी प्राइस के अलावा और किसी फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई बढ़ जाए या सप्लाई घट जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई। क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो देखो ये अब ये कर्व जो है हमारा पहले वाला वैलिड नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो है अब हमारी सप्लाई बदल चुकी है, उसी प्राइस रेंज पर सप्लाई बदल चुकी है। ध्यान देंगे यहां इन्होंने सप्लाई को बढ़ा करके दिखाया है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि सप्लाई घट भी सकती है, सप्लाई घट भी सकती है, किसी वजह से उसी प्राइस रेंज पर सप्लाई घट भी सकती है, तो इधर भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करें और फिर वापस यहां आते हैं तो चीजें और थोड़ी सी क्लियर होंगी। शिफ्ट इन सप्लाई, व्हेन चेंजेस इन द फैक्टर्स, व्हेन changes in the factors other than the price of an item affect the quantity supplied, we call the changes as shift in supply। यानी कि प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से यदि सप्लाई में क्वांटिटी जो सप्लाई की जा रही है उसमें चेंज आ जाता है, तो सर उसे हम क्या कहते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई कहा जाता है। व्हेन अदर फैक्टर्स चेंज another supply curve will be applicable and the old supply curve will be no more valid। अगर किसी अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई कर्व में चेंज आता है तो हमें दूसरा सप्लाई कर्व बनाना पड़ेगा, हमें दूसरा सप्लाई कर्व बनाना पड़ेगा, और पुराना सप्लाई कर्व जो है वैलिड नहीं रहेगा, हमें एक नया सप्लाई कर्व बनाना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पर उन्होंने बताया, व्हेन ऑटोमोबाइल प्राइसेस चेंज प्रोड्यूसर्स चेंज देयर प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी सप्लाइड, हाउएवर दिस चेंज इन सप्लाई इज एज पर सप्लाई कर्व
which remains the same। जब भी ऑटोमोबाइल के प्राइस बदलते हैं, जैसे अगर 8 लाख का है, फिर 10 लाख की कार हुई, फिर 12 लाख की कार हुई, तो उसी हिसाब से हम सप्लाई बदल देते हैं। जब भी ऑटोमोबाइल के प्राइसेस बदलेंगे, 8 लाख वाली कार का अलग है, 10 वाली का अलग है, देयर प्रोडक्शन और क्वांटिटी सप्लाइड जो है चेंज कर देते हैं। कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेंगे, वो चेंज होता चला जाता है। ठीक है, तो अगर प्राइस बदलेगा तो बदले में प्रोडक्शन और क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड चेंज होती है। हाउएवर दिस चेंज इन सप्लाई इज एज पर सप्लाई कर्व एंड व्हिच रिमेन्स द सेम। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं सप्लाई कर्व के हिसाब से ही है। मतलब कहने का ये हुआ कि सप्लाई कर्व हमने ऐसे बनाया था, ठीक है, ये ऐसा है, तो क्या हो रहा है कि प्राइस बदल रहा है तो उसी सप्लाई कर्व पर ही हमारा जो है ये आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सोचिए कि मतलब हमारा जो है प्राइस बढ़ करके यहाँ आ गया, तो कोई बात नहीं, इसी सप्लाई कर्व में ही हमारा काम एडजस्ट हो जाता है। ये उसी सप्लाई कर्व से ही निपट जा रहा है। तो ये है। बाई कंट्रास्ट व्हेन अदर इन्फ्लुएंसेस या अदर फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई चेन, द सप्लाई चेंजेस इन अकॉर्डेंस विद द न्यू सप्लाई कर्व व्हिच इज ए शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड सप्लाई कर्व। तो अगर जो है मतलब कह रहे हैं कि जो सप्लाई है हमारी वो किसी अदर फैक्टर, प्राइस के अलावा अगर किसी और फैक्टर की वजह से प्रभावित हो जाए तो वो एक नया सप्लाई कर्व हमारा बन करके आता है। पुरानी सप्लाई कर्व का, अब ये पुरानी सप्लाई कर्व थी उसका काम खत्म हो जाता है, नया सप्लाई कर्व यहाँ पर बन जाता है हमारे सामने। ठीक है, सप्लाई वुड इंक्रीज, है ना। देखिए सप्लाई इंक्रीज कब होगी ये थोड़ा सा देखते हैं। सप्लाई वुड इंक्रीज इफ द इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट सेविंग कंप्यूटराइज्ड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूसेस द लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द कार्स। तो अगर जो है हम कास्ट सेविंग कंप्यूटराइज जो है डिजाइनिंग सिस्टम या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यूज करेंगे तो उसके वजह से हमारी लेबर कास्ट जो है घट जाएगी, और लेबर कास्ट घटने की वजह से अब हमारा पैसा कम लग रहा है तो हम बदले में ज़्यादा कार सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटराइज डिजाइन वगैरह, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह यूज किया, जिसका प्रभाव ये हुआ कि हमारा जो इनपुट कास्ट है वो घट गया, बदले में सप्लाई बढ़ गई। इफ ऑटो वर्कर्स टुक अ पे कट, अगर ऑटो वर्कर जो हमारे लेबर्स हैं वो अगर सैलरी कम करवा लें अपनी, कि हम कम सैलरी में काम करेंगे, तो भी हमारा इनपुट कास्ट घट जाएगी, बदले में सप्लाई बढ़ जाएगी। इफ देयर वर लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट इन जापान, अगर जापान में भाई प्रोडक्शन में कम पैसे लग रहे हैं, ठीक है, तो फैक्ट्री जापान में डाल दी जाएगी, प्रोडक्शन कास्ट घट जाएगा। अगर कास्ट घटेगी, इनपुट कास्ट घटेगी, तो बदले में सप्लाई बढ़ जाएगी। एनी ऑफ दीज एलिमेंट वुड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑटोमोबाइल इन द कंट्री एट ईच प्राइस। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट जो है इंक्रीज करेगा क्या, सप्लाई, हर एक प्राइस लेवल पर जो आपकी सप्लाई है ऑटोमोबाइल की वो बढ़ा देगा। इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि किन, मतलब प्राइस के अलावा और कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से सप्लाई बढ़ सकती है, ये एक एग्जाम्पल है इसका। ओके, जैसे अगर हमारी प्रोडक्शन कास्ट, लेबर कास्ट घट गई, क्यों, क्योंकि हमने कंप्यूटराइज डिजाइन वगैरह यूज किया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, ऑटो वर्कर ने सैलरी कम ले ली, लोअर प्रोडक्शन कास्ट जापान में पड़ती है, तो जापान में फैक्ट्री लगा ली हमने। ठीक है, या गवर्नमेंट ने जो है इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को रिपील कर दिया है, खत्म कर दिया है, तो इन सभी वजहों से सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी हर एक प्राइस लेवल पर। ओके, उसके बाद में दिस इज इलस्ट्रेटर, मतलब आगे जो है इन्होंने इसी सप्लाई कर्व का ग्राफ दिया हुआ है समझाने के लिए। ठीक है, बस यहीं पर अपना लेक्चर फ्रेंड्स खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, शिफ्ट इन सप्लाई में हमने बात की कि शिफ्ट इन सप्लाई का मतलब वही है कि यदि हमारा जो प्राइस है, प्राइस के अलावा और किसी फैक्टर की वजह से यदि सप्लाई बढ़ जाए या घट जाए, तो हमारा जो पुराना सप्लाई का ग्राफ है वो हमारे काम का नहीं रहता है, बल्कि हमें एक नए ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, नए कर्व की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन अदर फैक्टर चेंज, है ना, व्हेन अदर फैक्टर चेंज अनदर सप्लाई ग्राफ इज एप्लीकेबल, और ओल्ड सप्लाई ग्राफ एप्लीकेबल हमारे लिए नहीं रह जाता है। जैसे अगर ऑटोमोबाइल के प्राइस बदलते हैं तो कंपनियां जो है उसका प्रोडक्शन और उसकी क्वांटिटी सप्लाइड को बदलती हैं। ज़्यादा महंगी कार होगी तो ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसमें उनको प्रॉफिट होता है। कम सस्ती कार होगी तो उसको कम सप्लाई करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो कम प्रॉफिट देती हैं। तो ये तो एज पर रूल ही है यही कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन अगर प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर ऐसा हो जो कि प्रभावित कर दे हमारी सप्लाई को, तो हमें एक नए जो है सप्लाई कर्व की ज़रूरत पड़ती है, और पुराना वाला सप्लाई कर्व काम नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया सप्लाई किन किन केसेस में बढ़ सकती है। तो उसका एग्जांपल उन्होंने दिया कि हमने ऐसी कंप्यूटराइज डिजाइन वगैरह यूज की है जिससे लेबर कास्ट घट गई। लेबर कास्ट घट गई, कार बनाने में पहले 8 लाख लगते थे, अब 6 ही लाख लग रहे हैं।
बेचेंगे हम 12 लाख का ही, पहले 10 का बनाते थे 12 का बेचते थे, अब 6 का बनाते हैं 12 का बेचते हैं, प्रॉफिट बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ा देंगे। वर्कर्स ने अपना सैलरी घटवा ली। लोअर प्रोडक्शन कास्ट अगर जापान में कास्ट भी कम है हमारी, ठीक है, मतलब सस्ते में लेबर मिल जा रहा है, चाइना में सस्ते में लेबर मिल जा रहा है, तो उसमें भी सप्लाई बढ़ेगी। गवर्नमेंट कुछ इन्वायरमेंटल रूल्स रेगुलेशन को हटा देती है, जिसकी वजह से अब हमें उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना है, उसमें पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, तो उससे हमारा पैसा बच जाता है। तो इन सभी वजहों से हमारी जो है सप्लाई जो है एट ईच प्राइस लेवल बदल जाती है, घट बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर अपना लेक्चर खत्म होता है फ्रेंड्स। होप है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।